अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम न्यूट्रिशन टॉक के साथ मैं हूं आपकी मेज़बान मलिया ख़ान। नाज़रीन, जैसा कि पुरानी एपिसोड्स में हम लोगों ने डिफरेंट न्यूट्रिशन के डिफरेंट मौजूद पे बात की, डिफरेंट जो उसकी जितने भी उसके साथ जितने भी लिंक करती हैं चीज़ें, उन सब पे बात की। आज हम लोग स्पेसिफिकली बात करेंगे मैल न्यूट्रिशन के ऊपर। मैल न्यूट्रिशन जो है वो हम लोग अगर पाकिस्तान में बात करें तो पाकिस्तान में एक ये बहुत मेजर इशू देखा जाता है। मैल न्यूट्रिशन एक ऐसी चीज़ है जो एक ऐसी जो आने वाली, ज़ाहिर है कि इसकी वजह से बहुत ज़्यादा बीमारियाँ हो जाती हैं, और ये आने वाले वक्तों में हम लोग ये देख रहे हैं कि ये बहुत ज़्यादा हो रही है, बच्चों में भी और एल्डर्स में भी हम लोग देख रहे हैं कि ज़्यादा हो रही है। तो आज हम लोग बात करेंगे कि मैल न्यूट्रिशन बेसिकली इसकी मैल न्यूट्रिशन होती क्या है, उसके अलावा ये कि इसकी वजूहात क्या हैं, इसके सिम्टम्स भी यकीनन कोई ना कोई होते होंगे, क्या वो पहले पता चल सकते हैं सिम्टम्स अगर आप मैल न्यूट्रिएंट हो रहे या अगर आप मैल नरिश्ड हो रहे हो, तो क्या वजह है, आपको फिजिकली कोई चेंजेस आ रही होती हैं या मेंटली आप या फिर टायर्डनेस फील कर रहे होते हैं। ये सब सिम्टम्स जो हैं ये हम लोगों को पहले पता लग सकते हैं या नहीं लग सकते। इस सब पे बात करने के लिए आज हमारे साथ हमें ज्वाइन किया है स्काइप पे डॉक्टर अमानुल्लाह खान ने, जो कि पब्लिक हेल्थ कंसल्टेंट हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम जी। थैंक यू सो वेरी मच सर फॉर योर टाइम। कैसे हैं आप? ठीक हैं? मैं बिल्कुल ठीक ठाक, आप खैरियत से हैं? बिल्कुल ठीक, शुक्रिया सर। सर, सबसे पहले ये स्टार्ट करूंगी कि मैल न्यूट्रिशन जो है बेसिकली वो है क्या चीज़। ज़ाहिर है लोगों को इतना नहीं पता होता कि उनमें न्यूट्रिएंट्स की कमी हो रही है, सब कुछ है। तो सबसे पहले तो लोगों को इस चीज़ को डिफाइन कर दें कि मैल न्यूट्रिशन होता क्या है। बहुत शुक्रिया मलिहा, सबसे पहले तो आपका बहुत शुक्रिया कि आपने इस इम्पॉर्टेंट मौजू पर बात करने के लिए मुझे दावत दी। मैल न्यूट्रिशन हम अपनी रोज़मर्रा ज़िंदगी में कुछ अल्फाज बड़े फ्रीक्वेंटली हम यूज़ करते हैं, लेकिन उसको हम सोचते उस पर ज़्यादा नहीं है। जिस तरह हम एक लफ्ज़ यूज़ करते हैं मुतवाज़न ग़िज़ा, या फिर गैर मुतवाज़न ग़िज़ा, या फिर ग़िज़ा के तवाज़ुन में अदम तवाज़ुन हो जाना। तो जब भी ग़िज़ा की तवाज़ुन में अदम हो जाता है या उसमें कमी होती है या ज़्यादती होती है, तो उन दोनों सूरतों में उसको मैल न्यूट्रिशन कहते हैं। तो अगर आपकी ग़िज़ा, आपके जिस्म में ग़िज़ा की कमी हो रही है या आपके जिस्म को ज़्यादा ग़िज़ा मिल रही है जितनी उसकी ज़रूरत है उससे ज़्यादा, तो इन दोनों सूरतों को मैल न्यूट्रिशन कहा जाता है। ठीक है। और इसको अगर हम बड़े तनाज़ुर में देखें तो इसकी बुनियादी तौर पर इसकी 3 या 4 सूरतें हमारे सामने आती हैं। उसमें सबसे पहले एक अंडर न्यूट्रिशन उसको हम कहते हैं, और दूसरा जिसमें ग़िज़ा की कमी वाक़ होती है। अंडर न्यूट्रिशन का और मैल न्यूट्रिशन और माइक्रो न्यूट्रिएंट्स का इनका कोई रेलेवेंट रिलेशन है आपस में? ये सब इसके कंपोनेंट्स हैं। मैल न्यूट्रिशन इनका कह लें कि अम्ब्रेला है, और उसके नीचे फिर अंडर न्यूट्रिशन एक है, फिर उसके नीचे माइक्रोन्यूट्रिएंट डेफिशिएंसी या माइक्रोन्यूट्रिएंट रिलेटेड मैल न्यूट्रिशन दूसरा है, फिर तीसरा ओबेसिटी है, और चौथा फिर इसके अंदर कुछ नॉन कम्युनिकेबल डिजीज आ जाते हैं अगर हम इस तरह की ग़िज़ाएं ले रहे हैं जो कि हमारी सेहत के लिए अच्छी ना हो। ठीक है। तो वो किस टाइप की ग़िज़ा है जो हम लोगों को, या तो फिर जैसे आपने भी जिक्र किया कि अंडर न्यूट्रिशन और ओवर न्यूट्रिशन जो है, तो अंडर न्यूट्रिशन किस तरह से हो रही है और ओवर न्यूट्रिशन जो है वो किस तरह से हो रही है? देखिए, अंडर न्यूट्रिशन तो बेसिकली उसकी 3 तरह की उसकी किस्में कह लें जो हमारे मुल्क में या पूरी दुनिया में पाई जाती हैं। उसमें सबसे पहले एक है स्टंटिंग। तो ये बेसिकली ग़िज़ा की जब कमी होती है तो उससे अंडर न्यूट्रिशन होती है। ठीक है। उसमें सबसे पहले स्टंटिंग है। स्टंटिंग का मतलब ये है कि बच्चा जो है वो बहुत कमज़ोर होता है, बहुत छोटा होता है उसका कद अपने एज के मुकाबले में। फिर दूसरा होता है वेस्टिंग, जिसमें बच्चे की या जो उसकी जो वज़न है वो जो है उसके हाइट के हिसाब से वो भी कम होता है। ठीक है। और तीसरा जो है वो अंडरवेट है, जिसके अंदर बच्चे का वज़न जो है वो अपने एज के मुकाबले में उसका कम होता है। तो इन तीनों सूरतों को ये अंडर न्यूट्रिशन में आती हैं, और इसमें ये पाकिस्तान में भी ये बहुत ज़्यादा है, पूरी दुनिया में ख़ास तौर पर डेवलपिंग कंट्रीज़ में इसकी जो शरह है वो बहुत ज़्यादा है, और पाकिस्तान में काफ़ी चैलेंजिंग हद तक ये चीज़ पहुँच चुकी है। ठीक है। और ओवर न्यूट्रिशन के बारे में अगर बात करें तो? ओवर न्यूट्रिशन बुनियादी तौर पर जब आपकी जिस्म को जिस ग़िज़ा की ज़रूरत होती है, तो अगर वो आप ग़िज़ा ज़्यादा ले रहे हैं और उसकी जो कंजम्पशन है वो उतनी नहीं है, तो वो ग़िज़ा जो है वो आपके जिस्म में किसी न किसी शक्ल में जमा हो जाती है, फैट्स की शक्ल में। तो उसमें आपका जिस्म जो है वो मोटापा जिसे कहते हैं उसमें मोटापा हो जाता है, ओबेसिटी जो तो ये पहले जो है जो हमारे जो डेवलप्ड कंट्रीज़ थे उनमें ज़्यादा ये इशू था। अब ये पाकिस्तान में भी एक बहुत बड़ा मसला बन चुका है। इस वक्त पाकिस्तान में तकरीबन 9.6% बच्चे जो हैं वो ओबेसिटी का शिकार हैं, और ये शरह जो है 2011 में तकरीबन 5% थी, जो कि इस अरसे में तकरीबन दुगना हो गई है। तो हमें इसके ऊपर भी तवज्जो देनी है, इसके अंडर न्यूट्रिशन के साथ साथ मोटापे के ऊपर या ओबेसिटी के ऊपर भी हमें तवज्जो देनी पड़ेगी।
ठीक है। अच्छा डॉक्टर साहब मुझे ये बताइएगा कि सिर्फ बच्चों में ये चीज़ें देखने में मैल न्यूट्रिशन जो है वो सिर्फ बच्चों में नज़र आता है, या फिर हम लोग अगर एल्डर्स की बात करते हैं तो वो भी एट रिस्क हैं या नहीं है? नहीं, बच्चों में, बड़ों में, सब में होता है। जिस तरह माएँ हैं, जिस तरह एडोलेसेंट्स हैं, इन सब में माल न्यूट्रिशन की कैफियत पाई जा सकती है। जब भी कोई इंसान जितनी उसकी ग़िज़ा की ज़रूरत होगी, अगर उसको वो ग़िज़ा नहीं मिलेगी तो वो माल न्यूट्रिशन की तरफ चलना शुरू हो जाएगा। तो उसमें बच्चे, माएँ, एडोलेसेंट, ये सब उसमें शामिल हैं, और वो मुख्तलिफ, उसकी वजूहात भी मुख्तलिफ हैं, लेकिन ये सब उसमें आते हैं। वजूहात क्या क्या हैं बच्चों के हवाले से, और अगर एल्डर्स के हवाले से हम लोग बात करें तो अलग अलग सेपरेट कर दें? सबसे पहले तो सबसे पहले तो देखिए, माँ की सेहत सबसे पहले आ जाती है, क्योंकि जैसे ही बच्चा, जब प्रेगनेंसी होती है तो बच्चे की एक तरह से उसकी डेवलपमेंट शुरू हो जाती है। बिल्कुल। तो जो माँ को जो ग़िज़ा की ज़रूरत होती है, अगर उसको वो ग़िज़ा नहीं मिल रही तो उस ग़िज़ा के ना मिलने की वजह से उसका असर जो है वो बच्चे की सेहत पे भी पड़ता है। ठीक है। तो सबसे पहले तो ये है कि माँ जो है उसकी ग़िज़ा को मुतवाज़न बनाया जाए, उसकी जो एंटीनेटल केयर है उसके ऊपर तवज्जो दी जाए, और उसको जो जिस किस्म के उसको माइक्रो न्यूट्रिएंट्स की ज़रूरत है, फॉर एग्जांपल ख़वातीन को ख़ास तौर पर फॉलिक एसिड या आयरन या फौलाद जिसको हम कहते हैं वो दी जाती है। इसी तरह पाकिस्तान में आयोडीन की भी काफ़ी कमी है, या फिर इसी तरीके से जो है पाकिस्तान में जिंक और विटामिन डी और विटामिन ए भी जो है उसकी कमी पाई जाती है। तो एक तो ये है कि वो एंटीनेटल के दौरान माँ की सेहत को जो है उसको प्रॉपरली मॉनिटर करना चाहिए, देखना चाहिए कि उसको ग़िज़ा ठीक मिल रही है कि नहीं, और उसी दौरान में बच्चे की सेहत की भी डेवलपमेंट को भी देखा जा सकता है कि बच्चे की डेवलपमेंट उस रफ्तार से हो रही है कि नहीं जिस तरीके से होनी चाहिए। फिर उसके बाद बच्चे की पैदाइश के बाद जो वक्त आ जाता है उसमें फिर इंपॉर्टेंट फैक्ट वहाँ से शुरू होते हैं। तो उसमें अब जितनी भी रिसर्च हुई है उसमें ये कहा जाता है कि एक 1000 डेज का विंडो कहते हैं उसे, 1000 दिन का विंडो, जिसमें बच्चे को जो 9 महीने माँ के पेट में होता है और उसके बाद 2 साल जब वो माँ के पेट से बाहर निकला जाता है, तो इन 2 सालों में भी बच्चों को उसकी ग़िज़ाई ज़रूरियात को उस पर तवज्जो देनी चाहिए। उसके मुख्तलिफ़ किस्में हैं या मुख्तलिफ़ किस्म के इंटरवेंशन हैं जो करते हैं, लेकिन उन सब को अगर हम नहीं करेंगे तो उससे बच्चे की जो ग़िज़ाई ज़रूरियात हैं वो पूरी नहीं होंगी और माल न्यूट्रिशन का शिकार होगा। और ये वो पीरियड है 1000 दिन का जिसके अंदर इस सिचुएशन को रिवर्स किया जा सकता है। उसके बाद ये नॉन रिवर्सिबल स्टेज में चला जाता है। अच्छा, यानी 2 साल के बाद उसको कवर नहीं किया जा सकता? बड़ी मुश्किल से, जी हाँ, फिर नहीं किया जा सकता। क्या सिम्टम्स हो सकते हैं? मैं एक जगह पढ़ी थी कि इसकी वजह से जो वोन्ड्स होते हैं वो भी हील नहीं हो पा रहे होते, और फिजिकली भी आप टायर्डनेस फील कर रहे होते हो। तो क्या वाकई ये सब चीज़ें माल न्यूट्रिशन की वजह से आपको सफ़र करनी पड़ रही होती हैं? देखिए, अब स्टंटिंग है, जिस तरह स्टंटिंग में आपको सामने नजर आता है कि बच्चे की जो हाइट है, हाँ, वो उसके एज के मुकाबले में काफ़ी कम है। और ये सिर्फ फिजिकल कम नहीं होती है, बल्कि उसकी कॉग्निटिव जो डेवलपमेंट है, जो उसकी जो जहनी उसकी जो डेवलपमेंट है वो भी नहीं हो पा रही। अच्छा। लेकिन वो उसको आपको फिजिकली आपको नजर आ जाता है कि बच्चा जो है वो अपनी उससे कम है और स्टंटेड स्टेज में। और पाकिस्तान में आपको हैरानगी होगी कि पाकिस्तान में इस वक्त जो स्टंटिंग बच्चे हैं उनकी एक बड़ी तादाद है, तकरीबन 1 करोड़ से लेकर 1 करोड़ 20 लाख तक एस्टिमेट किया जा रहा है कि बच्चे जो है पाकिस्तान में वो स्टंटिंग का शिकार होते हैं। तो ये बच्चे हमारे फिजिकली भी अंडर डेवलप्ड होते हैं और मेंटली भी अंडर डेवलप्ड होते हैं। फिर जो दूसरी कैफियत है जिसको हम वेस्टिंग कहते हैं, वो भी बड़ी सामने नजर आती है। और ये खास तौर पर इमरजेंसीज में या कहीं पे जब एक्यूट शॉर्टेज ऑफ फूड हो जाती है तो वहाँ बच्चों में, माओं में, सब में हो सकती है, लेकिन बच्चों में खास तौर पर क्योंकि बच्चे बड़े नाजुक होते हैं, तो उसमें आपको सामने नजर आ रहा होता है कि उनकी हड्डियां और उनका स्किन वो आपको नजर आ रहे होते हैं और उनकी आंखें निकली हुई होती हैं। तो वो पता चलता है कि ये बच्चे बिल्कुल ही इनका जो जिस्म में जितनी भी फैट्स और मसल्स वगैरह थे वो तकरीबन निकल गए और अब सिर्फ हड्डियां और वो रह गई। और इसी तरीके से जो अंडर वेट है वो भी आपको बच्चे की कमजोरी से पता चल जाता है कि उसका जब आप वजन करते हैं रेगुलर, ये एंटीनेटल चेकअप्स और ये पोस्ट नेटल चेकअप्स के जो रूटीन बनाया गया है या उसका जो शेड्यूल या एक कैलेंडर बनाया गया, वो इसी मकसद के लिए बनाया गया है कि माँ और बच्चे की दोनों की सेहत को उस पे उन स्टैंडर्ड्स के अगेंस्ट उसको देखा जा सके, उसको मॉनिटर किया जा सके। तो कहीं पे भी अगर ऐसी कोई इंडिकेशन होती है जहाँ पे बच्चे का वजन कम आ रहा है या माँ की कोई सिचुएशन फॉर एग्जांपल माइक्रोन्यूट्रिएंट्स के हवाले से ख़राब हो रही है, तो उसको जितनी जल्दी उसकी जो है तशखीस हो उतना ही जल्दी उसको मैनेज करना आसान हो जाता है। ठीक है। मुझे बताइए डॉक्टर साहब कि जैसे अब जाहिर कोई अगर मैल नरिश्ड है और वो 2 साल का जो आपने पीरियड बताया है, अगर उसके अंदर वो ठीक नहीं होता, अपनी जितनी भी न्यूट्रिएंट्स हैं उनको कवर अप नहीं करता, तो उसके बाद फिर क्या चीज़ें हैं जो वो करेगा तो उसके बाद वो कवर हो जाएंगी चीज़ें, या वो मैल नरिश्ड नहीं रहेगा फिर?
देखिए, इसमें 2-3 काम करने के हैं जो कि करना ज़रूरी है। मतलब इसमें एक तो 2 साल का जो मैंने बताया आपको जी, पैदाइश के बाद 2 साल का एक बिल्कुल पीरियड ठीक है, है, बिल्कुल। और उसके बाद भी अगर बच्चे की सिचुएशन ठीक नहीं है तो उसको जो मतवाज़न ग़िज़ा की हम बात कर रहे हैं, इसमें डाइवर्सिफ़िकेशन ऑफ फूड की हम बात करते हैं कि मतलब मुख्तलिफ़ किस्म की फूड्स की, एक तो उसकी क्वांटिटी भी ठीक हो और उसकी क्वालिटी भी ठीक हो। ठीक है, तो उन दोनों चीज़ों को हम सामने रखेंगे और उसको बच्चों को अवेलेबल करेंगे कि ठीक उनको है। कोई रुकावट ना हो उस चीज़ों में, माँ को भी और बच्चों को भी और बिल्कुल, एडोलेसेंट्स को भी। तो बिल्कुल, तब उनको उससे मज़ीद ख़राब होने से बचाया जा सकता है। तो ठीक है। जितना उनकी कैफ़ियत बिगड़ गई होती है उसको कंट्रोल किया जा सकता है, लेकिन ये कि उसको रिवर्स नहीं किया जा सकता, लेकिन मज़ीद उसको ख़राबी से बचाया जा सकता है कि अगर हम ये बाकी चीज़ों पे तवज्जो दें और उनको हम इंश्योर करें कि वो उनको अवेलेबल हो। बना सकें, बिल्कुल। अच्छा सर, मुझे बताइएगा कि जैसे अभी आपने टाइप्स का ज़िक्र किया है कि जो अंडर न्यूट्रिशन है और ओवर न्यूट्रिशन है, तो ये अंडर न्यूट्रिशन, ओवर न्यूट्रिशन ही सिर्फ मैल न्यूट्रिशन की टाइप्स हैं या फिर इसके अंदर और भी कुछ चीज़ें आती हैं? इसमें माइक्रो न्यूट्रिएंट रिलेटेड माइल न्यूट्रिशन भी एक आती है, जिसमें मैंने अच्छा, आपको कहा था कि ग्लोबली 3 ये विटामिन्स और मिनरल्स होते हैं, ये हमारे जिस्म में एंजाइम्स और हार्मोन्स और दूसरी डेवलपमेंट के लिए काम आते हैं। तो अच्छा, जब इनकी कमी होती है जिस्म के अंदर तो उसकी वजह से भी माल न्यूट्रिशन वाली कैफियत बनती है। अब जिस तरीके से ग्लोबली 3 किस्म के विटामिन्स हैं जो कि ज़्यादा जिनको देखा जाता है या जिसको इंश्योर किया जाता है कि उनकी कमी ना वाक़ई ना हो, उसमें एक आयरन है जिससे एनीमिया हो जाता है, दूसरा विटामिन ए है और तीसरा जो है उसके अंदर आयोडीन है। ठीक इसके है, अलावा मैंने जिस तरह आपको पहले भी बताया कि पाकिस्तान में ज़िंक और विटामिन डी इनकी भी कमी होती है, तो इनको भी देखना ज़रूरी होता है क्योंकि इनसे भी जब आपकी डेवलपमेंट नहीं हो रही या आपका जिस्म जो है वो जिस तरीके से उसको एंजाइम्स और हार्मोन्स बनाने की या दूसरी ग्रोथ की ज़रूरत होती है वो नहीं हो पाती। तो ये भी एक किस्म है उसकी मैल न्यूट्रिशन की, अंडर न्यूट्रिशन और ओवर न्यूट्रिशन के अलावा, जिस पर तवज्जो देने की ज़रूरत है और जिस पर काम करने की ज़रूरत है। अगर हम लोग पाकिस्तान की स्पेसिफिकली बात करें तो पाकिस्तान कितनी कितनी बुरी तरह से इस सिचुएशन में फंसा हुआ है और उसको किस तरह से निकालेंगे हम लोग फिर? पाकिस्तान में देखिए, मैंने जिस तरह आपको कहा कि अभी ये तकरीबन कोई 1 करोड़ से लेकर 1 करोड़ 20 लाख तक बच्चे जो हैं वो पाकिस्तान में स्टंटेड हैं। और जो उसकी जो शरह है, जिस शरह से पाकिस्तान में बच्चे स्टंटेड हो रहे हैं वो तकरीबन 40% के लगभग है। तो ठीक है, इसका मतलब है 40% बच्चे 5 साल से कम उम्र के वो स्टंटेड हैं हमारे पाकिस्तान में। इसी तरह कोई 17.6% बच्चे फीसद बच्चे जो हैं वो वेस्टेड हैं या वो जो है वेस्टेड का शिकार हो रहे हैं। और इसी तरीके से तकरीबन कोई 28.9 या 30% के करीब बच्चे जो हैं वो अंडरवेट हैं। और इसी तरह ओवरवेट में 9.6% या 9.7% बच्चे जो हैं वो ओवरवेट हैं। तो पाकिस्तान के लिए बहुत बड़ा चैलेंज है। ये इतनी शरह है कि जिसकी वजह से बच्चों की अमवात वाक़ई होती हैं और हमारी जो शरह अमवात हैं बच्चों की और माओं की, और उसमें एक मेन वजह ये मेल न्यूट्रिशन या ग़ज़ा की जो तवाज़न है जिसको हम बरकरार नहीं रख पा रहे, ये उसका एक मेन कंट्रीब्यूटरी फैक्टर है जिसकी वजह से हम बच्चों की ज़िंदगियाँ और हमारी जो ख़वातीन हैं या माओं की ज़िंदगियाँ उनसे हमें हाथ धोने पड़ रहे हैं। अच्छा, मतलब ये है कि अगर इफ समवन इज मैल नरिश तो उसकी जिंदगी के साल भी मतलब हमें कम होते दिखाई दे रहे हैं ना, कि वो शायद बिल्कुल, जी जी बिल्कुल, क्योंकि देखें ना उसके ये जिस तरह मैंने आपको बताया कि ये आपके अगर विटामिन फॉर एग्जांपल माइक्रो न्यूट्रिएंट्स नहीं है तो आपके जिस्म के अंदर जिन हार्मोन्स की और जिन एंजाइम्स की ज़रूरत है वो नहीं बन पाएंगे। जब वो नहीं बन पाएंगे तो उसका नेगेटिव इम्पैक्ट होगा हेल्थ के ऊपर। बिल्कुल, इसी तरीके से अगर बच्चे स्टंटेड हैं या वेस्टेड हैं, वेस्टेड बच्चे फॉर एग्जांपल वो बड़े, आप जिस तरह आपने बात तस्वीरें शायद देखी हों, जब आप उनको देखते हैं तो आपको अंदाज़ा होता है कि ये बच्चे मतलब किस तरह सांस ले रहे होंगे, किस तरह ये, तो उनकी ज़िंदगी ज़ाहिर खतरे में पड़ जाती है और वो उनको बचाना मुश्किल हो जाता है एक ख़ास स्टेज के बाद, और उनके लिए बड़ी एग्रेसिव किस्म की थेरेपीज़ जो हैं वो करनी पड़ती हैं उनको बचाने के लिए, ख़ास तौर पर ऐसे बच्चे जो कि एक्यूट माल नरिश्ड हो जाते हैं। अच्छा। और हम लोग डॉक्टर साहब ने देखा है कि हमेशा जो मैक्रो न्यूट्रिएंट्स होते हैं उनके बारे में ज़्यादा बात कर रहे होते हैं कि मैक्रो न्यूट्रिएंट्स जो हैं वो कंप्लीट होने चाहिए आपकी बॉडी के अंदर और उनकी कमी ना हो जाए। माइक्रो न्यूट्रिएंट्स पे इतनी बात नहीं होती, तो मैक्रो न्यूट्रिएंट्स और माइक्रो न्यूट्रिएंट्स का डिफरेंस ज़रा बता दें और ये बता दें कि दोनों इक्वल ज़रूरी हैं या फिर माइक्रो न्यूट्रिएंट्स ज़्यादा ज़रूरी हैं और मैक्रो कम? दोनों ज़रूरी हैं। देखिए, मैक्रो न्यूट्रिएंट्स में तो आपको अपने जो ग़िज़ा है उसको डाइवर्सिफाई करना होगा, माँ के लिए भी और बच्चे के लिए भी। मतलब उसको जहाँ कहीं पे आपने अगर सब्जियां देनी है, कहीं पे फ्रूट देना है या कहीं मैक्रो पे न्यूट्रिएंट्स स्पेसिफिकली हैं कौन कौन से, जैसे उनको हम लोग अगर स्पेसिफाई उसमें जिस तरह आप ये वेजिटेबल्स देख लें, फ्रूट्स देख लें या प्रोटीन्स देख लें, इस तरह की चीज़ें जो हैं वो उसमें आ जाती हैं। लेकिन ये बाकी जो वाइटामिन्स, ये जो माइक्रो न्यूट्रिएंट्स हैं जिसमें हम ये वाइटामिन्स या मिनरल्स की बात करते हैं, तो ये सारी चीज़ें दोनों आपको एक दूसरे को कॉम्प्लीमेंट करती हैं। ये नहीं हो सकता कि आप एक को करें और दूसरे को छोड़ दें।
तो दोनों को हमें साइड बाय साइड करना पड़ेगा, तभी जो है माँ और बच्चों की सेहत में कुछ हम उसमें कुछ अचीव कर पाएंगे उनकी सेहत को बेहतर बनाने में। ठीक है डॉक्टर साहब, मुझे बताइएगा कि जैसे ऑलरेडी आपने बताया कि हमारी बॉडी में जो एंजाइम्स हैं वो प्रोड्यूस हो रहे होते हैं सब कुछ, तो अगर हम लोग इस चीज़ का जो मेरा सवाल है, इस चीज़ का कोई इससे ताल्लुक होगा कि ओवर न्यूट्रिशन जो हो जाते हैं बच्चे के, अगर हम लोग भी फूड अपनी तरफ से प्रॉपर खा रहे हैं, बच्चों को भी दे रहे हैं और माएँ भी खा रही हैं प्रॉपर, लेकिन जो अंदर ऑलरेडी जो हमारे अंदर माइक्रोन्यूट्रिएंट्स मौजूद हैं उसके बाद वो मिल के बैलेंस नहीं हो रहा, तो उसकी वजह से भी ओवर न्यूट्रिशन होती है, मैल न्यूट्रिशन होती है? देखिए बेसिकली तो अगर आप अपनी ग़िज़ा को मुतवाज़न रख रहे हैं और जिस तरीके से हम कहते हैं कि आप अपनी फूड को या ग़िज़ा को डाइवर्सिफाई कर रहे हैं और जो सारी चीज़ें जो आपकी ग़िज़ा में होनी चाहिए वो उसमें शामिल हैं, फिर तो आपको मैल न्यूट्रिशन का सामना ना करना पड़े। लेकिन जो माइक्रो न्यूट्रिएंट्स हैं उसका बड़ी मुश्किल से पता चलता है, क्योंकि वो तो बेसिकली बड़े ऐसे स्टेज पे उसका पता चलता है कि जब आप कोई टेस्ट वगैरह करवाते हैं तब आपको पता चलता है कि इसमें ये डेफिशिएंसी है, या उसके कोई ऐसे असरात ज़ाहिर होने शुरू हो जाते हैं जिससे आपको पता चलता है। अब जिस तरह विटामिन डी है फॉर एग्जाम्पल, नॉर्मली पाकिस्तान में धूप भी बड़ी अच्छी लगती है और उसमें उसूलन विटामिन डी सब में ठीक होना चाहिए, लेकिन लाहौर में हमारे एक प्रोफेसर कोलीग ने उस पर एक रिसर्च की थी एंड ही फाउंड कि अबाउट 80% के करीब जो हैं एडल्ट्स, उनमें विटामिन डी की जो है वो डेफिशिएंसी होती है, जिसकी वजह से उनको वीकनेस होती है, वो थके हुए होते हैं, उनको काम एनर्जी की उसमें कमी होती है। तो फिर उन्होंने उस पर फर्दर रिसर्च की कि पाकिस्तान में धूप भी है, लोग एक्सपोज भी हो रहे हैं, फिर ये क्यों विटामिन डी नहीं बन रहा। तो देन ही फाउंड आउट कि जी बेसिकली जो सूरज की जो शुआएं हैं वो जब इस बंदे तक पहुंचती हैं, लोगों तक पहुंचती हैं, तो उसमें हमारे जो एनवायरनमेंट है उसके अंदर पोल्यूशन इतनी ज्यादा है कि वो उस रेस को इनफेक्टिव कर देती है। तो विटामिन डी बनने के लिए जो सूरज की शुआओं की जरूरत होती है वो नहीं पहुंच पाती, जिसकी वजह से विटामिन डी नहीं बनती। तो मेजॉरिटी लोगों में जितने भी टेस्ट किए गए हैं लाहौर की उस स्टडी में, तो वहां पे उन्होंने ये देखा कि विटामिन डी, बहुत सारे लोगों में विटामिन डी की कमी थी। और यही सिचुएशन आप देख लें आयरन की। अब जिस तरह आयरन में तकरीबन पाकिस्तान में 60% के करीब बच्चे जो है वो आयरन डेफिशिएंट है या एनीमिक है, उनमें जो है फौलाद की उसकी कमी होती है। इसी तरह कोई 38% तकरीबन विटामिन ए की डेफिशिएंसी है। तो ये इस तरह की सिचुएशन है कि जिसमें हमें दोनों को देखना पड़ेगा। जो हमारी ग़िज़ा है, नॉर्मल ग़िज़ा जिसके अंदर हमने प्रोटीन्स, कार्बोहाइड्रेट्स और इन चीज़ों को देखना है, उसके साथ साथ हमने अपने विटामिन्स और मिनरल्स को भी देखना है और उनको बैलेंस आउट करना है। और इसमें ये इंश्योर करना होता है कि हमें एक इंसान को जितनी एनर्जी चाहिए हो उतनी एनर्जी उसको इनटेक होनी चाहिए। बिल्कुल ठीक। अगर आप इनटेक अपनी ज्यादा करेंगे और अगर आपकी एनर्जी उतनी उसकी जो बर्न रेट है या उसका जो यूज है उतना नहीं हो रहा, तो वो जाहिर है फिर ओवर न्यूट्रिशन की तरफ, ओबेसिटी की तरफ या नॉन कम्युनिकेबल डिजीजेस की तरफ जाएगा। इसीलिए कहते हैं कि जो एक्सरसाइजेस वगैरह या वॉक्स ये करने हैं एडल्ट्स के लिए, उनके लिए भी इसके लिए कहा जाता है बच्चों को भी फिजिकल एक्टिविटीज में इन्वॉल्व रहना चाहिए, ना कि सिर्फ टैबलेट्स और फोन के ऊपर और कंप्यूटर के ऊपर बैठे रहें। बिल्कुल ठीक है। जो अब आपने देखा होगा कि हमारी पाकिस्तान में जो गवर्नमेंट है वो इतना काम नहीं कर रही थी, लेकिन अब फिर भी कुछ बेहतरी नज़र आ रही है, न्यूट्रिशन की तरफ थोड़ा वो इन्वेस्ट कर रहे हैं। क्या कहना चाहेंगे पॉलिसी मेकर्स के लिए स्पेशली कि वो किस तरह के इकदाम ले सकते हैं, या उन लोगों के लिए क्या आपकी सजेशंस होंगी कि किस तरह से इस मैल न्यूट्रिशन के इशू को हमारे पाकिस्तान से ख़त्म किया जा सकता है? देखिए मलिया, सबसे पहले तो न्यूट्रिशन एज ए सब्जेक्ट मतलब किसी एक मिनिस्ट्री की रिस्पांसिबिलिटी होनी चाहिए, या किसी एक डिपार्टमेंट की या किसी एक डिवीजन की रिस्पांसिबिलिटी होनी चाहिए। 18th अमेंडमेंट से पहले ये प्लानिंग कमीशन की जिम्मेदारी थी। प्लानिंग कमीशन में न्यूट्रिशन सेल हुआ करता था और वहां से ये सारी कोऑर्डिनेशन और ये एक्टिविटी होती थी। अब 18th अमेंडमेंट के बाद चूंकि ये सब्जेक्ट प्रोविंशियल हो गया है, तो वो चीज 18th अमेंडमेंट के फायदे भी काफी हुए हैं, लेकिन उसके हमें कुछ चैलेंजेस भी काफी हैं। अब ये कुछ ऐसे ग्रे एरियाज हैं जो डिफाइंड नहीं है। तो जब तक ये डिफाइंड नहीं होंगे, तो वो कहते हैं ना कि सबकी ओनरशिप किसी की ओनरशिप भी नहीं होती। तो जब आप सबकी उसको ओनरशिप दे देते हैं तो सबसे पहले तो इंपॉर्टेंट ये है पॉलिसी मेकर्स के लिए कि वो न्यूट्रिशन के लिए, क्योंकि न्यूट्रिशन एक डिपार्टमेंट या एक मिनिस्ट्री या एक महकमे तक महदूद चीज नहीं है। इसमें हेल्थ डिपार्टमेंट या हेल्थ मिनिस्ट्री का रोल है, इसमें एजुकेशन का है, इसमें एग्रीकल्चर का है, इसमें वाटर एंड सैनिटेशन का है, इसमें पब्लिक हेल्थ का है, इसमें सोशल प्रोटेक्शन का है। तो इन सबको ये मल्टी सेक्टोरल, मल्टी डायमेंशनल एक स्ट्रैटेजी, एक पॉलिसी, एक गाइडलाइन गवर्नमेंट को देनी पड़ेगी और उसके ऊपर प्रोविंसेस को इन्वॉल्व करके और रीजन्स को भी इन्वॉल्व करके, जिस तरह JK और गिलगित बल्तिस्तान है उनको भी इन्वॉल्व करके, ताकि उनकी ओनरशिप हो। और फिर मैं तो उसको इस तरह देखता हूँ
कि जिस तरीके से फॉर एग्जांपल अब कोविड के आते हुए ये सिचुएशन और भी ज्यादा बढ़ गई है। बिल्कुल, क्योंकि आपके ये resources, कोविड की आपके सिचुएशन attention में हम कोविड की किस तरफ तरह चले से गए। किस तरह से हम इसको अब इस सिचुएशन से कोविड जो सिचुएशन है इससे इसमें रहते हुए मैल न्यूट्रिशन को किस तरह से हम लोग कवर कर सकते हैं? मुझे तो इसका सिंपल तरीका एक ही नजर आता है कि जिस तरीके से कोविड को मैनेज किया जा रहा है उसी तरीके से मेल न्यूट्रिशन को मैनेज किया जाए। जिस तरह यहाँ पे एनसीओसी बनाया गया है और प्रोविंसेस में जो है उनके प्रोविंशियल चैप्टर्स हैं, या जिस तरह पोलियो के लिए यहाँ पे नेशनल इमरजेंसी ऑपरेशन सेंटर बनाया गया था और वहाँ प्रोविंसेस में, तो इस तरीके से अगर इसको एज एन इमरजेंसी हम नहीं डील करेंगे इस स्टेज पे कम से कम कुछ सालों के लिए, 2-3 सालों के लिए, मैं तो ये भी कहूंगा कि इसको इमरजेंसी रिस्पांस का मैंडेट एनडीएमए के पास होता है, नेशनल जो डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी है हमारी। मतलब मैं तो कहता हूं उनको दे दें कि वो इसको 2-3 साल इसको एज एन इमरजेंसी इसको हैंडल करें और बच्चों को और माओं को और एडोलेसेंट्स को इससे कम से कम कुछ नीचे लेके आए, उसके बाद उसको रूटीन तरीके से इसको हैंडल किया जाए। तो उसमें सबसे पहले तो एक पॉलिसी फ्रेमवर्क है, फिर उसकी इंप्लीमेंटेशन ऑन इमरजेंसी ग्राउंड उसकी करनी है, उसके लिए रिसोर्सेज प्रोवाइड करने हैं, और तीसरा बड़ा काम जो गवर्नमेंट को करना है वो ये अवेयरनेस रेजिंग, बिहेवियर को चेंज करना, रवैयों को चेंज करना। अवेयरनेस किस तरह से की जा सकती है? जी लोगों को पता भी नहीं है उसका। जी बोलिए, जी बताइएगा आप। लोगों को एक्चुअली पता भी नहीं होता ना कि मतलब कौन सी हमें खुराक या कौन सी जो है हमें ग़िज़ा हमारे लिए अच्छी है, किसको हमें इस्तेमाल करना चाहिए। अब जिस तरह खवातीन है मिसाल के तौर पर प्रेगनेंसी के दौरान वो बाज़ ऐसी अच्छी चीज़ों को जो कि उनकी ज़रूरत होती है उसको ठंडी या गर्म समझ के, क्योंकि उनकी मदर इन लॉज ने या उनकी नानी दादी ने कहा होता है तो उनको वो छोड़ देती है, या फिर उनको ये डर होता है कि अगर हम ज्यादा खुराक खाएंगे प्रेगनेंसी के दौरान तो बच्चे का वेट बढ़ जाएगा। हालांकि ऐसी कोई चीज नहीं होती, अब लोगों को नहीं पता। ये तो सबसे पहले तो उनको सबसे मिथ्स हैं, उनको सबसे पहले तो ये बात बतानी है उनको, और सिर्फ एक दफा नहीं बतानी। बिहेवियर चेंज एक दिन में या एक दफा मैसेज दे देने से चेंज नहीं होगा। हमें ये इसको कॉन्स्टेंटली एक कॉम्प्रिहेंसिव अप्रोच के साथ उनको इस तरीके से ये बात पहुंचानी होगी कि ताकि वो लोग एक तो इन चीजों पर अमल करना शुरू कर दें, और दूसरी जो इंपॉर्टेंट चीज है कि वो इसको इतना इंपॉर्टेंट समझें कम्युनिटीज कि वो इसकी डिमांड गवर्नमेंट से शुरू करें, कि गवर्नमेंट से वो मांगे कि जी ये हमारा हक है, ये हमारा राइट है, हमें ये सर्विसेज दें। तो जब वो एक डिमांड क्रिएट होगी तो उसके बाद गवर्नमेंट मजबूरन उसके ऊपर उसी तरह फोकस करेगी जिस तरह ये बाकी जो इमरजेंसी इश्यूज हैं जिस पे वो फोकस कर रहे हैं। सो मेरी नज़र में दिस इज एन इमरजेंसी एंड इट नीड्स टू बी ट्रीटेड एज एन इमरजेंसी। बिल्कुल ठीक है। और इसके अलावा ये कि आप ये देखें कि आपने भी जैसे जिक्र किया कि जैसे कोविड की सिचुएशन को हम लोग हैंडल कर रहे हैं, ऐसे ही हमें मैल न्यूट्रिशन की भी सिचुएशन हैंडल करना है। लेकिन कोविड के लिए तो देखें बहुत सारी अवेयरनेस कैंपेन्स जो हैं डिफरेंट एंगल से चलाई जा रही हैं और लोग देखते भी हैं और अवेयर हो भी जाते हैं, लेकिन इस मैल न्यूट्रिशन को लोग ही मुझे लगता है इतनी इंपॉर्टेंस नहीं देते। तो किस तरह से लोगों को अवेयर किया जाए, किस किस्म की कैंपेन्स चलाई जाएं, किस तरह से लोगों को आगाह किया जाए इस चीज़ के बारे में? देखें, इसमें मैंने जिस तरह कहा कि बेसिकली इसमें एक मीडियम या एक चैनल या एक तरीकाकार नहीं हो सकता। इसमें हमें मल्टी डायमेंशनल मल्टी सेक्टोरल अप्रोच लेके हमें इसको करना पड़ेगा, और उस कैंपेन को हम अपनी रूटीन की जो हमारे जितने भी मैसेजेस हैं उनका हम हिस्सा बनाएं उसको। और इसमें सबसे इंपॉर्टेंट और बुनियादी चीज ये है कि जो मैसेजेस हम देना चाहते हैं उसकी हम स्टैंडर्डाइजेशन कर लें। मतलब बाज़ औक़ात ये होता है कि बाज़ पार्टनर्स वो फंडिंग लेके आ जाते हैं तो उनका मैसेज थोड़ी डिफरेंट हो जाता है, वो कुछ और मैसेज दे रहे होते हैं, गवर्नमेंट की कोई और पॉलिसी होती है, किसी और पार्टनर का कोई और। सबसे पहले मैसेजेस की स्टैंडर्डाइजेशन करें, फिर उन मैसेजेस को डिलीवर करने के लिए हमें देखना पड़ेगा कि जी किसकी बात का असर ज्यादा है। बाज़ लोग डॉक्टर की बात का असर लेते हैं, बाज़ लोग उलमा की बात का असर लेते हैं, बाज़ लोग जो है अपने पीयर्स की बात का ज्यादा असर लेते हैं। तो वो हमें एक मल्टी डायमेंशनल एक मल्टी टियर्ड अप्रोच लेके हमें उसको करना पड़ेगा। और इसको कॉन्स्टेंटली, अगर हम इसको इमरजेंसी कह रहे हैं तो 3 साल जहां हमें इन सर्विसेज को अवेलेबल करना है, तो इसी तरीके से 3 या 4 साल की जो कैंपेन है, कम्युनिकेशन कैंपेन, उसको भी है गवर्नमेंट को चाहिए कि उसको भी अवेलेबल करवाए। और उसमें मेरे ख्याल में गवर्नमेंट एक कोऑर्डिनेटर का रोल प्ले कर सकती है। तो जितने डोनर्स हैं, जितने पार्टनर्स हैं, उन सबको अगर एक कोऑर्डिनेटेड एफर्ट्स के जरिए ले जाया जाए तो मेरे ख्याल में रिसोर्सेज जो है वो भी पूल हो जाएंगे, और जो गैप होगा वो गवर्नमेंट फिल कर ले। और गवर्नमेंट तो बहुत सारी पॉलिसीज़, तो जैसे अभी आपने किया कि पॉलिसीज मेकर्स जो हैं वो पॉलिसीज़ तो बना रहे हैं, लेकिन इम्प्लीमेंटेशन नहीं होती ना। फिर पॉलिसीज़ तो बन जाती हैं, लॉज भी बन जाते हैं और अभी भी बनते दिखाई दे रहे हैं, लेकिन इम्प्लीमेंटेशन नहीं हो रही। तो इम्प्लीमेंटेशन जब तक नहीं होगी तो कैसे आगे लेके चला जाएगा इस चीज़ को? तो इम्प्लीमेंटेशन के लिए जिस तरह मैंने कहा कि इसको एज एन इमरजेंसी डील करें। अब देखें ना, कोविड के लिए पॉलिसी बनती है फेडरल लेवल पर, प्रोविंसेस के साथ कंसल्टेशन में। वो पॉलिसी प्रोविंसेस में फिर अंडर चीफ सेक्रेटरीज या वहाँ पे जो बने हुए हैं फोरम्स, उसके नीचे वो सारे लोग बैठे होते हैं जिन्होंने उसको इम्प्लीमेंट करना होता है, सो दैट इट्स गेट्स इम्प्लीमेंटेड।
और यही हाल पोलियो एरेडिकेशन का भी था। उसकी जो कैंपेन है नेशनल ईओसी जो यहाँ पे थी इस्लामाबाद में, वो बेसिकली प्लान करती थी, लेकिन प्रोविंशियल ईओसीज जो है वो फिर उसको इम्प्लीमेंट करते हैं, वहाँ पे चीफ सेक्रेटरी लेवल तक के लोग उसमें इन्वॉल्व होते हैं। तो इसी तरीके से, और फिर सारे डिपार्टमेंट्स उसमें जितने भी प्रोविंशियल लेवल पर हैं वो सारे उसमें बैठते हैं। सो व्हेन the message comes from the top, चीफ सेक्रेटरी या चीफ मिनिस्टर के लेवल से, तो फिर उसकी इंप्लीमेंटेशन होगी। तो मैं कह रहा हूं कि 3 साल कम से कम, अगले 3 साल इसको, दिस इज नॉट आइडियल कि इसको इस तरीके से किया जाए, लेकिन इसका और कोई रास्ता नहीं है। रूटीन में अगर हम करेंगे तो वील जस्ट बी मूविंग इन द सर्कल्स, हम उसी पे घूमते रहेंगे और वापस वहीं पहुंच जाएंगे जहां हम थे। आप ये जो 2018 का नेशनल न्यूट्रिशन सर्वे हुआ है, उसका आप डेटा उठा के देखें, उसको 2011 से कंपेयर करें, आपको बहुत थोड़ा फर्क नजर आएगा कि बहुत थोड़ी इंप्रूवमेंट हुई। तो इसको अगले 3 सालों के लिए आउट ऑफ द बॉक्स, अगर हमारे एक अच्छा एक्सपीरियंस हुआ है कोविड रिस्पांस में, उसी को हम अडॉप्ट करें, उसको उसी मॉडल को लेके हम करें, तो न्यूट्रिशन या इसी तरह के और बहुत सारे सब्जेक्ट्स होंगे पाकिस्तान में जिनको करने की जरूरत होगी सोशल सेक्टर में, तो कम से कम इसको करना जो है गवर्नमेंट को प्रायोरिटाइज करना चाहिए और इस तरीके से इसको ऑर्गेनाइज करके इंप्लीमेंट करे। लोगों का क्या किरदार हो सकता है, लोगों की क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है उसके बाद? चले गवर्नमेंट ने अगर ये सब करना शुरू कर भी दिया तो लोगों की क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी फिर? क्योंकि हर बंदा अपने आप से शुरू करता है हर चीज़ को, तो लोगों की क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी? तो लोगों तक तो सबसे पहले, मैंने जिस तरह कहा कि लोगों तक सबसे पहले सही इंफॉर्मेशन पहुंचनी चाहिए पहले स्टेप में, तो सही इंफॉर्मेशन तो उनको मिल जाए। फिर उसके बाद हमने ये देखना है कि वो इंफॉर्मेशन उसको कौन दे, ऐसा बंदा या बंदी या ऐसा मीडियम उसको वो इंफॉर्मेशन दे जिसको वो एक्सेप्ट कर ले। बिल्कुल, ठीक है। फिर उसके बाद उनकी ये रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि वो जो मैसेज उनको मिला है या जो इंफॉर्मेशन उनको मिली है उस पर वो खुद अमल करना शुरू करें, या अपने दूसरे महल्ले में या अपने खानदान में उन लोगों को भी उस पर अमल करवाना शुरू करें। और जो दूसरा इंपॉर्टेंट काम उनका है कम्युनिटीज का या एंड यूजर्स का, वो ये है कि वो इसकी डिमांड करें, वो गवर्नमेंट को अकाउंटेबल करें कि ये उनका हक है, उनके बच्चों का, उनकी माओं का, उनके एडोलेसेंट्स का, ये उनका हक है कि उनको उनकी न्यूट्रिशन स्टेटस जो है उसके ऊपर गवर्नमेंट उसमें इन्वेस्ट करे। और जब उसको वो डिमांड करेंगे तो एक तो ये कि उस पर वो अमल करें, इंफॉर्मेशन लें, उस पर अमल करें, और दूसरा उसकी डिमांड करें, तो फिर ये बात जो है दोनों तरफ से ठीक होनी शुरू हो जाएगी। बहुत शुक्रिया अमान साहब, आपने अपना टाइम दिया। हम लोग इंशाल्लाह दोबारा भी उम्मीद करते हैं कि दोबारा कुछ भी इस तरह का टॉपिक हुआ तो आपको ज़रूर ज़हमत देंगे। बहुत शुक्रिया आपका। नाज़रीन, ये मैल न्यूट्रिशन, जैसे अभी डॉक्टर साहब ने भी कहा कि मैल न्यूट्रिशन की जो सिचुएशन है वो हम लोग कोविड से रिलेट कर सकते हैं। आप देखें कोविड की सिचुएशन इतनी ख़राब है कि लोगों को हर तरह से उसकी SOPs बना दी गई हैं उन लोगों को, और SOPs को फॉलो ना करने पर उनको सज़ाएँ भी दी जा रही हैं। तो ये मैल न्यूट्रिशन की जो सिचुएशन है उसको भी हम लोगों ने ऐसे ही लेना है जैसे कोविड की सिचुएशन है, इस पर भी SOPs बना दी जाएँ, और जाहिर है कि गवर्नमेंट ही बनाएगी, और उसके बाद फिर आगे आवाम का काम शुरू होगा। आगे जो है वो रोल ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी जो है वो लोगों की होगी कि उन्होंने उन SOPs को फॉलो करना है, ताकि हम ये इस मैल न्यूट्रिशन के जो हमारा एक मेजर इशू है पाकिस्तान का इस वक्त, और इसकी वजह से हमारी इकॉनमी और हम लोग बहुत सफ़र करने वाले हैं, इस चीज़ को भी हल किया जा सके। नाज़रीन, आज के प्रोग्राम में हम लोगों ने मैल न्यूट्रिशन को जितना भी डिस्कस कर सकते थे, जितना भी कवर कर सकते थे किया। इसी के साथ मलिया खान को दीजिएगा इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।